Good morning, everyone. So, now today we have to start from question number 26. 25 क्वेश्चन तक हमने रिवाइज कर लिया है. 26 क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है. एंड एज यू नो कि जैसे हमारे प्रीवियस प्रैक्टिस सेट्स थे उसी तरह से ये वाला जो हमारा प्रैक्टिस सेट है इसमें भी बहुत ज़्यादा बड़ा कलेक्शन है क्वेश्चंस का. और आपको पता है कि लाइट्स चैप्टर जो है दैट इज़ ऑल्सो अ बिग चैप्टर. एक बहुत लेंदी चैप्टर है लाइट और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं. और दूसरी बात जो डिलीटेड पोर्शन है वो इसमें बहुत ही कम है क्योंकि आपको लेंस, मिरर, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये आपको केसेस पढ़ने ही हैं इसमें. सो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो एक बार प्रिपेयर करके रखिए और ताकि आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो. आई होप कि रिवीजन तभी अच्छा हो पाएगा जब टॉपिक्स आपने अच्छे से तैयार कर रखे हैं. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26, डिफाइन लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर. मिरर का लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो इससे पहले आपने अभी जो 25 क्वेश्चन नंबर था उसमें फॉर्मूला किया था मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. यहाँ पर आपको क्या करना है, लीनियर मैग्निफिकेशन को डिफाइन करना है. नॉट ओनली द फॉर्मूला इज़ रिक्वायर्ड. तो मिरर का लीनियर मैग्निफिकेशन आपको पता है सिंबल होता है m और माइनस का साइन आता है यहाँ पर. m इज़ इक्वल टू -v/u. तो डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफाइन ऐसे करेंगे कि लीनियर मैग्निफिकेशन इज़ द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. या फिर आप ये भी बता सकते हैं, एक और रिलेशन भी होता है इसका कि इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये h2 जो है वो इमेज की हाइट है और h1 ऑब्जेक्ट की हाइट है, या फिर साइज़ भी बोल सकते हैं. ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी. नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है आपको पता है. नेगेटिव साइन जो है वो साइन कन्वेंशन से आता है. साइन कन्वेंशन का मतलब है कि जो आपके डिस्टेंसेस हैं, जो आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस किस क्राइटेरिया के अंदर लेते हैं. तो जैसी भी इमेज बन रही है, जिस जगह भी ऑब्जेक्ट रखा है उसके अकॉर्डिंग साइन लगते हैं. तो दैट्स वाई माइनस साइन इज़ कमिंग हियर. क्वेश्चन नंबर 27. और हाँ, ये जो है ना आपका, क्योंकि ये रिलेशंस आपके ड्राइव्ड नहीं है यहाँ पे, इसलिए हो सकता है प्रॉब्लम हो कि कहाँ माइनस आ रहा है कहाँ प्लस आ रहा है. मगर याद रखना है कि इसमें माइनस होता है. डेरिवेशंस आपको 12th क्लास में मिलेंगे, इन सबके डेरिवेशंस 12th में है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, व्हाट इज़ द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स एंड वाई. तो अगर बात करें प्लेन मिरर्स की, तो प्लेन मिरर्स पे हमेशा ऐसा होता है कि जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, जितने साइज़ का ऑब्जेक्ट है उतने साइज़ की इमेज बनेगी. तो हमेशा जो प्लेन मिरर्स होते हैं उनका मैग्नीफिकेशन यूनिटी होता है, 1 होता है. ओके, और रीज़न क्यों होता है, रीज़न क्या होता है, रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता ही रही हूँ कि इसमें ऐसा होता है कि हमेशा द डिस्टेंस of image or and object is same and the size of the image and object is also same. So that's why magnification is 1. Okay, then coming to question number 28. Now see question 28 में क्या दे रखा है, an object of size 2 सेंटीमीटर. अब यहाँ से आपके न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो गए हैं. ऑब्जेक्ट का साइज़ दे रखा है, तो ऑब्जेक्ट का साइज़ मीन्स आप लिखेंगे h1. ये आप यहाँ से गिवन नोट करना स्टार्ट कर दें. h1 इज़ 2 सेंटीमीटर. कन्वर्जन कोई नहीं करना है आपको क्योंकि ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही आते हैं आंसर. और प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर का मतलब ये है आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम किस सिंबल से लिखते हैं, u. तो u है आपका यहाँ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर. ये भी याद रखना है आपको, कॉनकेव मिरर का केस है. इफ़ द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज़ 4, तो m की वैल्यू दे रखी है, m इज़ इक्वल टू 4. व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द इमेज. तो आपको यहाँ साइज़ ऑफ द इमेज का मतलब फॉर्मूला ये वाला यूज़ करना होगा कि सबसे पहले साइज़ के लिए आपको पता है m इज़ इक्वल टू h2/h1 लिखेंगे. और आपको h2 फाइंड करना है, तो h2 का फॉर्मूला हो जाएगा m इंटू h1 क्रॉस मल्टीप्लाई. m इंटू h1 में आपका m दे रखा है 4 और h1 की वैल्यू जो आप पुट करेंगे वो ऑलरेडी यहाँ दे रखी है 2 सेंटीमीटर.
तो यहाँ पर अगर आपको साइज़ ऑफ द इमेज फाइंड करना है तो नो प्रॉब्लम, इसमें डिस्टेंस की नीड भी नहीं है। अगर आपको डिस्टेंस ऑफ द इमेज फाइंड करना होता तब जो है आप आगे रिलेशन में v और u वाला फॉर्मूला भी पुट करते। तो यहाँ ओनली बाय दिस फॉर्मूला यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन 29। अब आपका इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन में दे रखा है नेम द मिरर यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन द टीथ ऑफ अ पेशेंट। डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज़ करते हैं? तो पता है आपको, डेंटिस्ट जो होते हैं उनको हेड मिरर देखा होगा आपने, उनको टीथ की एक मैग्नीफाइड इमेज चाहिए होती है, एक बड़ी इमेज चाहिए होती है। एंड वेदर इट और जो डिस्टेंस है आपकी, क्योंकि आपको पता है कि कॉनकेव मिरर मैग्नीफाइड इमेज तो बनाता है लेकिन इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर याद ये रखना है कि डेंटिस्ट बहुत पास से देखते हैं टीथ को, तो लास्ट वाला केस अप्लाई होता है, यानी कि जब बहुत पास से फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज मैग्नीफाइड भी बनेगी और साथ ही कैसी बनेगी, इरेक्ट। तो नो प्रॉब्लम इज़ देयर कि इमेज इन्वर्टेड है तो इमेज ऑलरेडी इरेक्ट बनेगी। तो डेंटिस्ट जो मिरर यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉनकेव मिरर। ओके, तो यहाँ आपका आंसर है कॉनकेव मिरर। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 30, नेम द रियर व्यू मिरर यूज्ड इन व्हीकल्स। अब जो व्हीकल्स में रियर व्यू के लिए मिरर यूज़ होता है, जो बैक साइड पीछे का देखने के लिए मिरर यूज़ करते हैं, वो कौन सा होता है? या फिर इसकी लैंग्वेज हो सकती है चॉइस में, विच टाइप ऑफ मिरर इज़ यूजुअली यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन मोटर कार्स। मोटर कार्स के नेम से भी दे रखा हो सकता है। 2008 और 11 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये मिरर आपको पता है कि बैक साइड से अगर कोई व्हीकल आ रहा हो तो उसकी इमेज हमेशा इरेक्ट दिखनी चाहिए। इन्वर्टेड इमेज होगी, मैग्नीफाइड होगी तो ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा। तो छोटी इमेज हो और इरेक्ट हो तो ऐसी इमेज कौन सा मिरर बनाता है? तो दैट इज़ ओनली कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कॉन्वेक्स मिरर। ओके, फिर कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ 31। तो क्वेश्चन 31 इज विजिबल हियर, नेम द टाइप ऑफ मिरर्स यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ बसेस एंड कार्स। हेडलाइट्स में जो मिरर यूज़ होते हैं वो मिरर होते हैं कॉनकेव मिरर। आपको याद रखना है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि हेडलाइट्स में जब वहाँ से लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करना है तभी जो लाइट है उसका बीम जो है वो शार्प बनेगा। तो जो कन्वर्जिंग मिरर है आपका वो कॉनकेव मिरर है। और करके दे रखा है विच काइंड ऑफ मिरर्स आर यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ अ मोटर कार एंड वाई। तो इसमें याद रखिएगा कि एक पावरफुल बीम, हेडलाइट का मतलब लाइट यूज़ करनी है ना, तो पावरफुल बीम बनाना है और पावरफुल बीम तब बनता है जब लाइट कन्वर्ज हो एक ही पॉइंट पर। तो यहाँ है आपका कॉनकेव मिरर। देन क्वेश्चन 32 है आपका, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन सोलर फर्नेसेस। तो सोलर फर्नेसेस अगेन आपका वही आ रहा है कि सोलर फर्नेसेस जो सोलर एनर्जी से चलती हैं, तो सोलर एनर्जी में सारी हीट को एक जगह एक ही पॉइंट पे फोकस करना होगा, नहीं तो हीट अगर डाइवर्ज हो जाएगी, अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी तो वर्क नहीं कर पाएगी ठीक से, और जो पर्पस है हीट करने का ऑब्जेक्ट को वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो सोलर फर्नेसेस में भी कौन सा मिरर यूज़ होगा? कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका 2013 में आ चुका है क्वेश्चन। अब ये यूजेस को थोड़ा सा आप जब तक माइंड लगा कर पढ़ेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको याद रखना है कि थोड़ा सा रीजनिंग बनाकर, थोड़ा सोच कर आपको आंसर देना है कि कहाँ पर कौन से मिरर का यूज़ हो रहा है। देन सी क्वेश्चन नंबर 33, वाई डज अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो एक रे ऑफ लाइट जो पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सी से कॉनकेव मिरर के, आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो आपने देखा था वही है कि आपका कॉनकेव मिरर है, ये रे ऑफ लाइट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है इस तरह से। तो कहा है कि इसी डायरेक्शन में वापस क्यों जाती है, तो उसका रीज़न जो है वो इस डायग्राम से क्लियर नहीं होगा, बल्कि एक और डायग्राम आप पीछे पढ़ चुके हैं और वो आपने रिफ्लेक्शन की स्टार्टिंग में पढ़ा था। ये नॉर्मल है और जब रे इस एंगल पर आती है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो रे इस डायरेक्शन में जा रही थी, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था। लेकिन
मैंने बताया था कि रे अगर सीधी नॉर्मल पर ही इंसिडेंट हो तो रे किसी दूसरे पाथ से वापस ही नहीं जाएगी, हमेशा जो है वो उसी डायरेक्शन से वापस जाएगी। तो ये जो आपकी जो सी से जो लाइन पास हो रही है वो मिरर के इतने पार्ट के लिए नॉर्मल का काम कर रही है। आप देख रहे हैं कि ये इतना पार्ट और ये बिल्कुल 90 का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली जो रे है दैट इज़ कमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑफ the concave mirror, तो that's why it will be reflected back in the same direction। तो ये आपका आंसर होगा 2011 वाले क्वेश्चन का 33 जो है आपका। तो आपको पता है इसमें लैंग्वेज आपको सेट करके लिखनी है, जितनी अच्छी लैंग्वेज में आप आंसर देंगे उतना ही आंसर इफेक्टिव होगा। देन क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन 34 में दे रखा है व्हाट काइंड ऑफ मिरर्स आर यूज्ड इन बिग शॉपिंग स्टोर्स टू वॉच द एक्टिविटीज़ ऑफ कस्टमर्स। तो ये पता है आपको कि ज़्यादा डिस्टेंस से देखना है, क्योंकि मिरर्स दूर लगे होते हैं तो ज़्यादा डिस्टेंस से देखना है। लेकिन फिर भी कैसी देखना है इमेज, सीधी देखना है, इरेक्ट, क्योंकि इन्वर्टेड बनेगी तो ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। छोटी इमेज देखनी है और इरेक्ट देखनी है। और आपने देखा होगा ऐसे मिरर्स जो हैं वो जो व्हीकल्स होते हैं, बसेस जो होती हैं, उनमें ड्राइवर की सीट के ऊपर भी लगे होते हैं, पीछे के पैसेंजर्स उसमें दिखाई देते हैं। तो ये सारे जो मिरर्स होते हैं ये कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप ये याद रखेंगे कि किस पर्पस से, थोड़ा सा माइंड ये लगाएंगे किस पर्पस से इसका यूज़ हो रहा है। तो बिग स्टोर्स में देखना है एक्टिविटीज़ कस्टमर्स की, तो इरेक्ट इमेज भी चाहिए है और छोटी भी चाहिए, बड़ी इमेज का कोई काम नहीं है वहाँ। तो इसलिए यहाँ कौन से मिरर्स यूज़ होंगे, यहाँ पर आपके कॉन्वेक्स मिरर्स यूज़ होंगे। ये आपका 2009 में आ चुका है क्वेश्चन। फिर देन क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन में आपके दे रखा है स्ट्रेट द रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, height of image, object distance and image distance in case of a spherical mirror। तो इसमें आपको रिलेशन को स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट मीन्स ओनली यू हैव टू राइट द रिलेशन, और फिर क्या करना है आपको, रिलेशन लिखने के बाद में सिम्बल्स को एक्सप्लेन कर देना है। तो अब इसमें ये सारे सिम्बल्स आने चाहिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को आप लिखते हैं h1 से, हाइट ऑफ इमेज को आप लिखते हैं h2 से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आपका u, इमेज डिस्टेंस है आपका v इन केस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो ये रिलेशन आप लिखेंगे, आपको पता है मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में आता है। तो m इज़ इक्वल टू h2 अपॉन h1 इज़ इक्वल टू माइनस v अपॉन u। तो ये मैग्नीफिकेशन है स्फेरिकल मिरर का। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला लिखना है और इसमें सिम्बल्स को एक बार फिर से बता देना है। यही आपका रिलेशन है। स्ट्रेट करने का मतलब ओनली दिस यू विल राइट। ओके, फिर यहाँ तक आपका फिनिश हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन में दे रखा है इन द फॉलोइंग डायग्राम mm डैश, ये mm डैश लीनियर अपर्चर है, स्फेरिकल पार्ट है मिरर का जो यूज़ हो रहा है रिफ्लेक्शन के लिए, एंड ए बी इज़ एन ऑब्जेक्ट, और ए बी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। ड्रॉ ऑन योर आंसर शीट अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको डायग्राम को रीड्रॉ करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि डायग्राम को आपको कंप्लीट करना है। तो इसमें कैसे कंप्लीट करेंगे, तो सबसे पहले जो आपका मिरर है दैट इज़ कॉनकेव मिरर। मिरर कॉनकेव है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस दे रखा है, यहाँ पर होगा आपका पोल। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट है फोकस और पोल के बीच में। तो ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन फोकस एंड पोल। अब यहाँ से जाने वाली रेज में अब आपको पता है फोकस और पोल के बीच में कॉनकेव का एक ही केस है जिसमें वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। तो पहले वाली रे तो आप यहीं दिखा देंगे, तो जो यहाँ से जा रही है वो कहाँ से वापस आएगी, फोकस से। उसका डायग्राम इस तरह से बनेगा, ये फोकस से वापस जाएगी। ओके, उसके बाद दूसरा आपका यहाँ पर क्या करना है कि दूसरी रे को आप ले सकते हैं डायरेक्ट पोल पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों रेस कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि एक रे जो है वो आपकी इस डायरेक्शन में वापस जा रही है, दूसरी रे इस डायरेक्शन में वापस जा रही है। दोनों रेज इस तरह से थोड़ी सी
डाइवर्ज होती हुई जाती है, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है, तो इनको क्या करना पड़ता है, इनको इंटरसेक्ट कराने के लिए पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ता है। तो ये यहाँ पर बढ़ाया तो ये जो है दिस विल बी द इमेज, यहाँ लिखा है ए डैश बी डैश, ये इमेज होगी मैग्नीफाइड और इरेड। ओके, तो आपका आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो यहीं तक कंप्लीट होगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 37 से नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट करना है, और जितने भी ये डायग्राम्स आप बना रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको कॉपी में नोट करना है। ओके, थैंक यू।